परली तरफ से चंद मुद्दम इंसानी आवाजें सुनाई दी, लेकिन फास्टर की समझ न आया कि ये आवाजें एक दूसरे से क्या कह रही हैं। फिर एक गूंजदार आवाज बरामदे में फैलने लगी और फास्टर ने देखा कि आहिनी दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है और सामने ही सफेद लंबा कोट पहने कटे हुए जिस्म का एक तवील कामत आदमी खड़ा है। उसने मुस्कुराते हुए मुसाफिर के लिए अपना मजबूत पंजा फैलाया। आपसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर, मेरा नाम मैक्स रेनलिड है। फास्टर ने खुशदिली से हाथ फैलाते हुए कहा, मैं भी आपको देखकर खुश हुआ, आइए बेतकल्लुफ अंदर आ जाइए, रेनलिड ने कहा और फास्टर दरवाजा फलांग कर उधर चला गया। उसने देखा कि दरवाजे के साथ ही दीवार में एक इंटरकॉम लगा है। अर्दिली ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और निचली मंजिल में डॉक्टर फोर्ड को आगाह किया कि मिस्टर जॉन फास्टर ऊपर आ चुके हैं। इंटरकॉम दोबारा दीवार पर लगाने के बाद रेनलिड डॉक्टर फास्टर की तरफ मुड़ते हुए बोला, जनाब मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। इस दौरान में फिर वही गूंजदार आवाज पैदा हुई और आहिनी दरवाजा जिस तरह खुला था दोबारा बंद हो गया। मिस्टर मैक्स रेनलिड, आप मुझे डॉक्टर के बारे में क्या बता सकते हैं? फास्टर ने कहा, आप डॉक्टर रुथफोर्ड के बारे में पूछते हैं, निहायत नफीस आदमी है। रेनलिड ने जवाब दिया, मैं डॉक्टर स्टार के बारे में पूछ रहा हूँ। फास्टर ने अपना सवाल वाज़े किया। मैक्स रेनलिड ने फौरन ही जवाब न दिया, बल्कि चंद सानिये फास्टर की तरफ संजीदगी से तकता रहा। आखिर उसने साफ अल्फाज में किसी इबहाम के बगैर कहा, मुझे अफसोस है डॉक्टर, मैं डॉक्टर बी स्टार के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। मैं बेहद माजरत ख्वाह हूँ कि इस सवाल का जवाब देना मेरे फराइज में दाखिल नहीं है। डॉक्टर फोर्ड अभी थोड़ी देर पहले जो हिदायत दे रहे थे उनके तहत मैं मजबूर हूँ। वैसे हर तरह मेरा ताउन आपके लिए हाजिर है, मगर मैं किसी किस्म का सुराग नहीं दे सकता। फिर ये सवाल है कि मैं अपने काम का आगाज कहाँ से करूं? फास्टर ने दोबारा पूछा। ये इतना मुश्किल नहीं, रेनलिड मुस्कुराया। इस शिफाखाने के पहले मरीज से आप अपने काम का आगाज कर सकते हैं। मेरे साथ आइए। ये कहकर वो बाईं तरफ चल पड़ा। वो दोनों एक तंग सी राहदारी में चल रहे थे जिसमें मुद्दम मुद्दम रोशनी थी। राहदारी के दोनों जानिब कमरे थे और हर कमरे का दरवाजा मुकफ्फल था। फास्टर ने गौर से इन बंद दरवाजों को देखते हुए कहा, क्या इन सब कमरों में मरीज दाखिल हैं? जी नहीं, बास कमरे खाली भी हैं, रेनलिड ने जवाब दिया। ताहम मुझे हिदायत हैं कि खाली कमरे भी हमेशा मुकफ्फल रखूं। इसकी वजह महज हिफाजती इक़दामात हैं। फर्ज कीजिए कि कोई मरीज अपने कमरे से किसी तरह निकल आता है तो उसे खाली कमरे में छुप जाने का मौका नहीं मिल सकेगा। बस ला मुहाला उसे अपने ही कमरे में वापस जाना होगा। यूं मेरा काम खासा आसान हो जाता है। इस असना में फास्टर ने एक कमरे का दरवाजा जरा सा खुला देखा तो उसने सवालिया नजरों से रेनलिड की तरफ देखा। जनाब ये मेरा ऑफिस है, रेनलिड ने कहा, लेकिन फास्टर ने गर्दन हिलाई जैसे उसे इस जवाब से इत्मीनान नहीं हुआ। मगर तुम्हारे ऑफिस में भी तो कोई मरीज छुप सकता है। आप सही कहते हैं, ये मेरी काहिली के बायस खुला रह गया। ये कहकर रेनलिड ने अपने ऑफिस का दरवाजा भी मुकफ्फल कर दिया। इसका मतलब है कि दिमागी अमराज के मरीज 24 घंटे अपने अपने कमरों में कैद रहते हैं, फास्टर ने कहा, और ये कोई अच्छी बात नहीं, ये तो जुल्म है। मैं इस अमर का फैसला नहीं कर सकता और ना ये मेरे फराइज में दाखिल है, रेनलिड ने जवाब दिया। ताहम ये बात यकीनी है कि इसमें खुद पागलों ही की बेहतरी है। वो दोनों चलते चलते एक बंद दरवाजे के करीब रुक गए। रेनलिड ने अपने कोट की जेब में से छोटी बड़ी कुंजियों का एक बड़ा सा गुच्छा निकाला और कुंजी छांट कर दरवाजे में लगे कुफुल में डाल दी। फास्टर ने कहा, तुम पहले मरीज से मेरी मुलाकात करा रहे हो, सही है ना? रेनलिड ने ताला खोलते खोलते रुक गया। फिर उसने इस बात में गर्दन हिलाई। आप ठीक समझे डॉक्टर, इस मरीजा का नाम बोनी है। मरीजा? फास्टर ने जल्दी से कहा। इस पागल खाने में कितनी मरीजाएं हैं? इस सवाल पर रेनलिड जेर लब मुस्कुराया। अफसोस के फिलहाल मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। जितनी भी मरीजाएं यहाँ मौजूद हैं सब एक एक करके आपके सामने आ जाएंगी। मुझे फिलहाल डॉक्टर फोर्ड के अहकाम की तामील करनी है और मैं आपको सिर्फ वही मालूमात दे सकूंगा जिसकी मुझे इजाजत है। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपको किसी किस्म का कोई सुराग फराम न करूँ। इस तरह मुझे ये हिदायत भी दी गई है कि मैं आपसे कुछ न पूछूं। ताला खोलकर वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। फास्टर ने घूमती निगाह से कमरे का जायजा लिया। एक गोशे में पलंग पर साफ सुथरा बिस्तर बिछा था। दूसरे गोशे में लकड़ी की छोटी सी अलमारी थी जिसमें 4-5 दराजें थी। इसके अलावा बैठने के लिए 2 कुर्सियां भी थी। कमरे में किसी किस्म की कोई ज़ेबाइश और आराइश न थी। हत्ता के चेहरा देखने के लिए भी कोई आईना न था। कमरे की वाहिद खिड़की में लोहे की मोटी मोटी सलाखें लगी थी और इस खिड़की के पास मरीजा खामोश खड़ी थी और कोई गैर मर्रई चीज को देख रही थी।
कमरे में मामूली सी रोशनी थी और ये रोशनी भी खिड़की के रास्ते आ रही थी, वरना यहाँ कोई बरकी कुमकुमा न था। बोनी ने आने वालों की तरफ नजर उठाकर भी न देखा और मुसलसल अपने सामने ही देखती रही। ऐसा मालूम होता था कि उसे कमरे में आने की खबर ही नहीं हुई। फास्टर दबे पांव चलता बोनी के करीब गया और नजदीक से उसका जायजा लेने लगा। वो 20-22 साल की नौजवान और सेहतमंद लड़की थी। उसका लिबास भी उम्दा और साफ सुथरा था। चेहरे के नक्शो निगार से ये जानना कुछ दुश्वार न था कि वो खासी खूबसूरत लड़कियों में गिनी जाती थी। रेनालिट और फास्टर दोनों कई मिनट तक उसे देखते रहे, मगर बोनी ने उनकी तरफ तवज्जो न दी। आखिरकार रेनालिट ने आहिस्ता से कहा, बोनी जरा देखो तुमसे कौन मिलने आया है। बोनी ने कोई जवाब न दिया। वो बदस्तूर सामने दीवार पर निगाहें जमाए हुए थी। रेनालिट ने इस मर्तबा जोर से उसे पुकारा, बोनी, डॉक्टर जॉन फास्टर तुम्हें देखने आए हैं, क्या तुम उनसे बात नहीं करोगी? चले जाओ यहाँ से। इस मर्तबा बोनी ने दीवार से निगाहें हटाए बगैर तल्ख लहजे में जवाब दिया, मैं किसी डॉक्टर जॉन फास्टर को नहीं जानती। रेनालिट ने फिर कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि फास्टर ने उसे रोक दिया। ठहरो, मैं खुद बोनी से बात करूंगा, बल्कि बेहतर यह है कि तुम कमरे से बाहर चले जाओ। मेरा ख्याल है कि बोनी तुम्हें पसंद नहीं करती। रेनालिट ने बेनियाजी से अपने शाने उचकाए और कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद फास्टर ने आहिस्ता से कहा, बोनी देखो, मैंने उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया है, ये मौका फिर न मिलेगा। तुम मुझे अपने बारे में बताओ। चले जाओ, चले जाओ। बोनी ने अपनी गर्दन हिलाकर फास्टर को घूरा, मुझे किसी को अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं, मुझे तन्हा छोड़ दो। फास्टर ने कुर्सी उठाई और खिड़की के करीब बैठ गया। बोनी अब भी उसे घूर रही थी। उसके होंठ गुस्से से लरस रहे थे। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फास्टर ने कहना शुरू किया। मुख्तसर अल्फाज में मुझे बताओ कि इन कमबख्तों ने तुम्हें यहाँ कैद क्यों कर रखा है? मुमकिन है कि मैं तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे सकूं या ऐसी कोई तदबीर बता सकूं कि तुम यहाँ से निकल सको। हर शख्स मुझसे यही कहता है। बोनी घुर्राई, मैं किस किस को अपनी कहानी सुनाऊं? कोई मेरी कहानी नहीं सुनता, किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं। घबराओ मत बोनी, तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओ, सारे वाकयात। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जबान से निकले हुए हर लफ्ज पर यकीन करूंगा। बोनी का लाल बबू का चेहरे का रंग हल्का पड़ने लगा। उसने फास्टर को गौर से देखते हुए कहा, क्या तुम वाकई मेरी बात पर यकीन करोगे? जरूर करूंगा। आखिर यकीन न करने की वजह क्या है? फास्टर का लहजा बेहद नरम और हमदर्दाना था। सुनो बोनी, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा फर्ज है अपने मरीजों को सही और मुनासिब मशवरा दूं। यही मेरे पेशे का तकाजा है। मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, इसलिए मुझ पर एतमाद करो और मुझे अपना दोस्त जानकर सब कुछ बता दो। बोनी गर्दन झुकाकर गहरी सोच में खो गई। फास्टर ने उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। चंद लम्हे बाद बोनी ने गर्दन उठाई और फास्टर की तरफ देखा और कहना शुरू किया, सुनो डॉक्टर, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि तुम मेरी कहानी पर यकीन करते हो या नहीं। अलबत्ता ये जान लो कि ये कहानी 100% सच्ची है। मैं फिर कहती हूँ कि इसे झूठ न समझना, ये कतई सच है, मगर कोई इस पर यकीन नहीं करता। सभी मुझको झुटलाते हैं। मैं हरगिज नहीं झुटलाऊंगा, फास्टर ने जवाब दिया। तब ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैंने पुलिस वालों को भी बारहा ये कहानी सुनाई और डॉक्टरों को भी, लेकिन इसे कोई सच नहीं समझता। सभी मुझको कसूरवार ठहराते हैं। हालांकि इस मामले में मेरा जर्रा बराबर भी कसूर नहीं। जिन हालात में ये वाकयात पेश आए, दरअसल वो हालात ही बेहद गैर मामूली थे। कोई भी उन्हें समझने बूझने की अहलियत नहीं रखता। लेकिन मुझे कुछ एहसास होता जा रहा है कि शायद तुम इन वाकयात को समझने में कामयाब हो जाओ। ये कहकर बोनी चुप हो गई। फास्टर मुंतजिर रहा कि वो सिलसिला कलाम बराबर शुरू करे। दफतन बोनी ने फास्टर से पूछा, क्या तुम शैतानी ताकतों पर यकीन रखते हो? ये ताकतें सारी दुनिया में फैली हुई हैं और इनके कारनामे हैरत अंगेज हैं। फास्टर ने नफी में गर्दन हिलाई। मैं एक डॉक्टर हूँ और शैतानी ताकतों पर यकीन नहीं रखता। फिर तो तुम्हें मेरी कहानी पर यकीन भी नहीं आएगा। बोनी ने मुंह बनाकर बेजारी से कहा, मेरी कहानी उन्हीं लोगों को समझ में आ सकती है जो शैतानी ताकतों के वजूद से आगाह हैं। मैंने खुद इन ताकतों को काम करते देखा है। अगर तुम देख लो तो तुम भी इन पर ईमान ले आओ। देखो नौजवान लड़की, इस बहस में मत पड़ो। पहले मुझे अपनी कहानी सुनाओ, इसके बाद ही मैं अपनी राय का इजहार कर सकूंगा। फिलहाल मुझसे तवक्का न रखना कि तुम्हारी तरह मैं भी इन शैतानी ताकतों पर ईमान ले आऊं। अलबत्ता इस अमर का मैं तुम्हें पूरा यकीन दिलाता हूँ कि जो कुछ तुम कहोगी उसे सच जान लूंगा। बोनी ने गहरा सांस लिया। मालूम होता है कि तुम मेरी जान नहीं छोड़ोगे। ठीक है, सुन लो। ये बात बिल्कुल ऐसी ही दोपहर की है जैसी आज है। मैंने ये मालूम करने के लिए वॉल्टर को फोन किया था कि जो चीज उसे लानी थी वो ले आया या नहीं। फोन पर मैंने महसूस किया कि वॉल्टर खासा परेशान और बदहवास है। उसके बाद, जरा रुको, फास्टर ने कहा, पहले मुझे बताओ ये वॉल्टर कौन है? बोनी खुशदिली से मुस्कुराई। वॉल्टर मेरा महबूब है। और ये कौन सी चीज थी जो वॉल्टर लाने वाला था? फास्टर ने दूसरा सवाल किया। वो एक डीप फ्रीजर था।
بہت خوب، تو تم نے اپنے محبوب والٹر سے کہا کہ وہ ڈیپ فریزر لایا یا نہیں؟ فاسٹر نے کہا۔ اب بتاؤ کہ جب تم نے والٹر کو فون کیا تو اس وقت تم کہاں تھی؟ میں اپنے اپارٹمنٹ میں تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اور والٹر اکٹھے نہیں رہتے، وہ اپنی بیوی رت کے ساتھ رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، اب مہربانی کر کے آگے چلو، فاسٹر نے کہا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ٹیلی فون پر مجھ سے بات کرتے ہوئے والٹر خاصا بدحواس اور پریشان تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اتنا بدحواس ہونے کی ضرورت نہیں، فریزر آ چکا ہے تو اسے تہہ خانے میں لگوا دو، اس کے بعد بقیہ کام پلان کے مطابق انجام دینا زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ یہ پلان کیا تھا؟ فاسٹر نے پوچھا۔ بونی نے اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ والٹر اس لیے پریشان تھا کہ پلان میں کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اس کی خواہش تھی کہ آخری فریضہ انجام دینے سے پہلے وہ مجھ سے مل لے، لیکن میں نے والٹر کو سمجھایا کہ یہ میرا اس موقع پر آنا بے سود ہوگا، اس طرح خواہ پلان کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں تاخیر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ رت بھی تو گھر پہنچنے والی ہے۔ اور پھر وہی ہوا، جب ہم دونوں فون پر بات کر رہے تھے تو والٹر نے اپنی بیوی کی کار کی انجن کی آواز سن لی۔ پھر کیا ہوا؟ فاسٹر نے بے صبری سے پوچھا۔ والٹر کی بیوی آ گئی اور پھر کیا ہوا؟ اور تب بونی نے وہ لرزہ خیز واقعہ تفصیل سے سنایا، جس میں بقول بونی وہ موجود نہ تھی، تاہم اس نے تمام جزیات کے ساتھ جس انداز میں یہ واقعہ سنایا، وہ سن کر فاسٹر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ خود بھی اس موقع پر بنفس نفیس موجود تھا۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔